दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी। तभी मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि मोदी सरकार को एक विज्ञापन देना बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। और अब देख लीजिए उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों अब तक तो हम ये सुन रहे थे कि इस सरकार को उसकी दो बैसाखियाँ आंख दिखाती हैं। कभी नीतीश कुमार आंख दिखाते हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू आंख दिखाते हैं, कभी नीतीश कुमार अपनी मांग रख देते हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू अपनी मांग रख देते हैं। लेकिन अब हालत ये आ गई है मोदी जी की सरकार की कि चिराग पासवान जैसी छोटी पार्टी, मतलब चिराग पासवान के पास तो इतने सांसद भी नहीं है, वो भी अपनी ही गठबंधन सहयोगी को, यानी कि अपनी ही सरकार को जिसमें वो खुद मंत्री हैं, उनको अपनी आपत्तियां जाहिर कर रहे हैं और खुलकर बता रहे हैं कि ये जो आपका फैसला है ना, इसमें हम आपके साथ नहीं होने वाले हैं। दोस्तों ये सब कुछ देखकर मोदी जी को गठबंधन की राजनीति का स्वाद तो भरपूर आ रहा होगा, लेकिन ये स्वाद किस दिन सरकार के लिए बेस्वाद वाली स्थिति पैदा कर दे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। पूरा का पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में सरकार ने साफ तौर पर लेटरल एंट्री के लिए लोगों को बताया। इस विज्ञापन के जरिए सरकार ने 45 अलग अलग सरकारी जो मंत्रालय हैं, सरकार के मंत्रालय हैं, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली और एक तरह से लोगों को आमंत्रण दिया। प्राइवेट सेक्टर से लोगों से कहा कि आप आइए, सरकार का हिस्सा बनिए। 3 से 5 साल तक इन लोगों को सरकार का हिस्सा बनाया जाएगा। बेसिकली लेटरल एंट्रीज करवाई जाती हैं इसलिए कि आपको जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें बड़े बड़े पदों में काम करने वाले लोगों का एक्सपीरियंस मिल जाए। कहा यह जाता है कि इससे नौकरशाही टाइट होती है, वो नौकरशाही जो एक धर्रे पे चली आ रही है, उसके बीच कंपटीशन पैदा होता है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर से भी लोग बुलाए जा सकते हैं और एक अलग तरह का प्रोफेशनलिज्म डेवलप होता है। तब से लेकर अब तक इस पूरे के पूरे मसले पर जबरदस्त तरीके से विपक्ष हमलावर था। राहुल गांधी ने तो बाकायदा ट्वीट करके कह दिया था कि इस योजना के जरिए सरकार पीछे से न केवल पूरे की पूरे आईएएस को निजीकरण करना चाहती है, प्राइवेटाइज करना चाहती है, बल्कि पीछे के रास्ते से ये तय करना चाहती है कि संघ ही, आरएसएस ही अब आईएएस बनाएगा। और राहुल गांधी के ट्वीट में ये कहा गया था कि ये एक जरिया है जिसमें आप आरएसएस के लिए पीछे का रास्ता खोल रहे हैं, जिसके जरिए पहले आपने कंपनियां बड़ी बड़ी जो पीएसयूज थे वो कंपनियों को सौंपे और अब आप एक तरह से मंत्रालयों में सीधे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की दखलंदाजी कर रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष है दोस्तों, लेकिन अब सरकार को इस मुद्दे पर उसके अपने आंख दिखा रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा हुआ तो सरकार ने इस पर जो दलील दी, उस दलील की भी मैं हवा निकालने वाली हूँ, क्योंकि वो दलील भी बेदम है। दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि इसमें ओबीसी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का भी जिक्र है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो इस तरह की भर्तियां होती हैं, मंत्रालयों में इस लेवल पर जो भर्तियां होती हैं, उसका एक पूरा सेट फॉर्मेट है। आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है, फिर वो यूपीएससी का पेपर देता है, फिर उसके लिए बाकायदा उसको एक पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो आईएएस बनता है और फिर वो इस तरह के पदों में जाता है। तो उसका एक पूरा का पूरा कैरेक्टर, उसका एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप होता है, जिसमें वो आईएएस की तैयारी करने से लेकर आईएएस बनने तक एक उसका माइंड उस तरह से होता है कि उसको सरकार का हिस्सा होना है और देश सेवा में, प्रशासनिक सेवा में काम करना है। अब सरकार 45 पदों में लेटरल एंट्री की भर्तियां कर रही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुला रही है, तो बहुत सी इसमें पेचीदगियां हैं। इसमें जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने SC ST OBC के आरक्षण का जिक्र तो किया ही कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से भर्तियां लेंगे तो इस पूरे सेट फॉर्मेट में आरक्षण लागू होता है। इतनी सीटें एससी को मिलेंगी, इतनी सीटें एसटी को मिलेंगी, इतनी सीटें सवर्णों के लिए हैं। तो फिर आप जब प्राइवेट सेक्टर से ले आएंगे लोगों को, तो फिर आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण में एक हमला तो नहीं है ये, लेकिन उससे आगे जाकर चिराग पासवान ने भी अपनी कुछ ऐसी ही चिंताएं जाहिर करते हुए कह दिया है, लेटरल एंट्री के जरिए कुछ पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, इसमें आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया, उससे मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं, हम इसके खिलाफ हैं। मतलब सरकार आप सोचिए एक फैसले के लिए विज्ञापन दे रही है और उसके अपने सहयोगी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, सहयोगियों से बात नहीं की क्या? और सहयोगी क्या अपने खुलकर इस तरह के बयान देकर ये बता रहे हैं कि आप कुछ भी फैसला लेंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे, वो दिन अब निकल गए। चिराग पासवान ने साफ कर दिया, क्योंकि उनको पिछड़ों की राजनीति करनी है। वो दलित आइकॉन, दलित चेहरे के तौर पर उभरना चाहते हैं बिहार में,
तो उनके लिए तो पूरी भविष्य की राजनीति उनके सामने खड़ी हुई है। तो इस तरह की भर्तियों में, लेटरल एंट्री की भर्तियों में कैसे वो समर्थन कर सकते हैं, जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आरक्षण के खिलाफ है। तो चिराग पासवान ने साफ संदेश दे दिया। और तो और दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी साफ साफ दो टूक कह दिया सरकार को। केसी त्यागी, जो कि एक तरह से कहा जाता है कि दिल्ली में नीतीश कुमार की जुबान है, नीतीश कुमार जो बुलवाना चाहे इनसे बुलवा देते हैं। केसी त्यागी ने कहा है, जो एनडीए विरोधी हैं वो लेटरल एंट्री के विज्ञापन का दुरुपयोग करेंगे, इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। हमें विपक्ष के हाथ में हथियार नहीं पकड़ाना चाहिए। मतलब केसी त्यागी मोदी जी को बिना नाम लिए एहसास दिला रहे हैं कि देखिए, आप राहुल गांधी के हाथ में हथियार क्यों पकड़ा रहे हैं? राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे, पिछड़ों के नेता बन जाएंगे, वो हीरो बन जाएंगे। तो मतलब केसी त्यागी मोदी जी से कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को हीरो क्यों बना रहे हैं, राहुल गांधी को चैंपियन क्यों बना रहे हैं? जब लगातार विपक्ष पीडीए की बात कर रहा है, संविधान खतरे में है की बात कर रहा है, जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, तो फिर आप लेटरल एंट्री जैसी संवेदनशील मुद्दे को सामने क्यों लेकर आ रहे हैं? हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में अश्विनी वैष्णव भी सामने आया। तो अश्विनी वैष्णव ने ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पूरे के पूरे मुद्दे पर और बताया कि लेटरल एंट्री जो हो रही है ये पहली बार नहीं हो रही है, लेटरल एंट्री की ही उपज है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने। तो दोस्तों, ये बात सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोई आईएएस कैडर से नहीं थे, उन्होंने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी, वो एकेडमिक बैकग्राउंड से रहे हैं। उनकी लेटरल एंट्री ही हुई है। उनको वित्त मंत्री जब बनाया गया था, सबसे पहले वित्त मंत्री बने थे वो नरसिम्हा राव की सरकार में, उसके बाद कई अलग अलग पदों में रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। तो वो अपने आप में लेटरल एंट्री है। कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए बीजेपी ने, अश्विनी वैष्णव ने, बाकायदा भारत सरकार के रेल मंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। दोस्तों, इसके अलावा मोंटेक सिंह आलूवालिया, जो कि यूपीए सरकार के दौरान प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे, वो भी लेटरल एंट्री की उपज हैं, ये बीजेपी ने कहा। इसके अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, ये भी कभी यूपीएससी का हिस्सा नहीं रहे, कभी आईएएस कैडर का हिस्सा नहीं रहे, ये भी लेटरल एंट्री की भर्ती हैं। दोस्तों, इस तरह के नामों का ऐलान करते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये जो आरोप हम पर लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम बाहरियों को शामिल कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये सदा से चला आ रहा है अलग अलग सालों में, अलग अलग सरकारों में। इसका भी मैं जवाब आपको आगे दूंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कि अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया वो ये कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री में जो 45 पद प्रस्तावित हैं, ये कुल संख्या जो 4500 की है, ये उसका 0.5% है। मतलब जो आईएएस कैडर की शक्ति है उसके रोस्टर में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ये एक कहने की कोशिश इस कदम के जरिए अश्विनी वैष्णव कर रहे थे। दोस्तों, ये बात सही है कि लेटरल एंट्री इससे पहले भी की जा चुकी है। लंबी चौड़ी लिस्ट खुद अश्विनी वैष्णव ने दी, जैसे सैम पित्रोदा, वी कृष्णमूर्ति और विमल जालन, कौशिक बसु, अरविंद बिरवानी, रघुराम राजन, मोंटेक सिंह आलूवालिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन ये कुछ अपवाद हैं। ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि 45 पदों के लिए एक साथ आपने भर्तियां निकाल दी, और अगर हुआ भी होगा तो देश की राजनीति में तब और अब में बहुत फर्क हुआ होगा। आज देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो बीजेपी की गले की फांस है। बिहार में उसका समर्थन करती है, दिल्ली में आकर उस पर गोलमोल जवाब देती है। जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर राहुल गांधी उठाते हैं तो अनुराग ठाकुर उन पर कटाक्ष करते हुए एक तरह से उनके लिए अपशब्द कह देते हैं कि जो जाति नहीं जानता अपनी वो गणना की बात करता है। तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं जिससे सरकार के लिए ये पहले ही वो घिरी हुई है। वो कहते हैं ना, कोड़ में खाज का काम। ये जो विज्ञापन है इसने कोड़ में खाज का काम कर दिया। सरकार के लिए अभी वो स्थितियां नहीं थी कि वो विज्ञापन निकालकर बकायदा लेटरल एंट्री करे। अगर उसको लेटरल एंट्री भर्ती करनी है तो 1-2 पदों में कर सकती है, जो कि इससे पहले भी होते रहे। लेकिन 45 पदों में इस तरह की भर्तियां निकालना, जहां पहले ही सरकारी नौकरियों को लेकर बहुत नाराजगी है, जहां पहले ही सरकारी नौकरियों में देरी को लेकर एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक छात्रों की संख्या है देश में जो इस बात को लेकर नाराज रहता है कि हमारा आधी जवानी जो है हमारी वो भर्तियों की तैयारियों में निकल गई। इस तरह का रिस्क सरकार को मुसीबत में डाल सकता है। और सरकार के बात समझ में आ गई होगी। चिराग पासवान ने साफ संदेश दे दिया, नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ संदेश दे दिया, विपक्ष ने तो पहले ही साफ संदेश दे दिया है। तो क्या लगता है आपको, क्या अब भी सरकार इस पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि बात दोस्तों यहाँ पर SC ST OBC के आरक्षण की तो उठा ही रहा है विपक्ष। इसके साथ साथ एक बहुत मौजूद सवाल है कि अगर प्राइवेट सेक्टर से मंत्रालयों में कोई अधिकारी काम करेगा और दोबारा वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो ये राष्ट्र हित में है। आप सोचिए, वो प्राइवेट सेक्टर से आया हुआ शख्स वित्त मंत्रालय में जुड़ गया
तो वो बड़ी जानकारियां कॉर्पोरेट को दे सकता है, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेट की उपज है ना, कॉर्पोरेट से ही निकला है। वो कोई यूपीएससी कैडेट से थोड़ी निकला है कि उसको पता है पूरा जीवन उसको देश को समर्पित करना है, फिर उसको रिटायर होकर घर बैठना है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये राष्ट्र हित में है क्या, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है, देश की सीक्रेसी के साथ खिलवाड़ नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।